मेरी ऊर्जा के स्रोत प्यारे बच्चों, सदा खुश रहो, सफलता तुम्हारी कदम चूमे। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी साहित्य के सेकंड ईयर द्वितीय वर्ष पार्ट 2 के पेपर फर्स्ट और सेकंड के बारे में गाइडलाइन देने जा रही हूँ। मैं आपको इसमें बताने जा रही हूँ आपके दोनों पेपर के जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके परीक्षा की दृष्टि से, उन पर संक्षिप्त रूप से आप प्रकाश डालने जा रही हूँ। वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपने इस वीडियो को ढंग से देख लिया तो मेरी गारंटी है कि आप अपने एग्जाम में हर प्रश्न को कर पाएंगे। 100% 100% अंकों के प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाएंगे। आपको टोटल 50 नंबर के प्रश्न करने हैं और पूरे 50 नंबर से ज़्यादा के प्रश्न आपको अपने पेपर में दिखेंगे। मैं आपसे कह रही हूँ 80-80 90-90 नंबर के प्रश्न आपको देखेंगे। आपके पास ऑप्शन होंगे कि आप कौन से 50 अंक के प्रश्न कर लें, और यदि आप थोड़े से इनके उत्तर की तैयारी कर जाते हैं तो अबव 90% मार्क्स प्राप्त करने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो हम बात करते हैं इनके पेपर की। आपके दो पेपर हैं, जो दोनों ही पेपर आपके 6 जून को होने वाले हैं और एक ही शिफ्ट में होंगे। बीच में मात्र 15 मिनट का आपको गैप मिलेगा। ये सब आपको मालूम है इन सब बातों को। तो जो आपका पहला पेपर है, आपका पहला पेपर है रीतिकालीन काव्य, जिसे उत्तर मध्यकाल काव्य को ही रीतिकालीन काव्य कहते हैं। आपको थोड़ा सा रीतिकाल के बारे में मालूम होना चाहिए कि हमारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको हमने मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा है। जो सबसे पहला भाग है जो 1050 ईस्वी से स्टार्ट होता है उसको हम वीर गाथा काल कहते हैं। वो हमारे कोर्स में नहीं है अभी। उसके बाद भक्ति काल आता है, वो भी हमारे कोर्स में नहीं है। हमारे कोर्स में आता है रीतिकाल, और ये रीतिकाल आपका 1700 ईस्वी से प्रारंभ होता है और 1900 ईस्वी तक चलता है। इस रीतिकाल में आपको मुख्य से बात ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो काल है रीतिकाल, इसमें जो कविताएं हैं वो श्रृंगार रस प्रधान कविताएं थी, और सारे के सारे जो कवि हैं वो किसी न किसी राजा के राजाश्रय में रहते थे। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसको रीतिकाल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो कविता है वो एक विशिष्ट रीति के आधार पर, एक विशिष्ट शैली के आधार पर लिखी गई। इसी आधार पर इस रीतिकाल में हमको 3 प्रकार की धाराएं मिलती हैं, 3 प्रकार की काव्य धाराएं मिलती हैं। एक होती है रीतिबद्ध, जिन्होंने रीति के आधार पर ही अपनी कविताएं लिखी, जैसे केशव, देव, इन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे। इन्होंने पूरे रीति परिपाटी का पालन करते हुए अपनी कविताएं लिखी, ये आचार्य कहलाए। दूसरे प्रकार के जो कवि हैं वो है रीति सिद्ध कवि। उन्होंने ना रीति का पालन किया ना रीति से वो मुक्त थे, बिल्कुल रीति सिद्ध, इसमें बिहारी का नाम आता है। और तीसरे प्रकार की जो काव्य धारा है उसे रीति मुक्त, उन्होंने रीति को छोड़ दिया, वो स्वच्छंद धारा के कवि हैं। और इसमें ज्यादातर जो आपके कोर्स में है कवि गणानंद है और एक आलम है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रीतिकाल का एक संक्षिप्त परिचय आपके पास होना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रश्न आता है तो आप भूमिका के रूप में रीतिकाल का संक्षिप्त परिचय जरूर दें। समय का क्या है उसका 1700 से 1900 ईस्वी तक। ठीक है, प्रमुख कवि कौन से आ गए? केशव आ गए, मैंने आपको बताया, जैसे देव आ गया, आपके बिहारी आ गए, गणानंद आ गए और आलम आ गए। ठीक है, इसके अलावा आपको सेनापति और भूषण, इन कवियों पे भी थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना होगा। मैं आपको मुख्य रूप से बता दूं, एक प्रश्न तो आप आंख मीच के कर जाइए, रीतिकाल की विशेषताएं। यदि आपने रीतिकाल की विशेषताएं अच्छी तरीके से लर्न कर ली तो मान के चलिए कि आपके पेपर में डायरेक्ट प्रश्न भी आ सकता है, रीतिकाल काव्य की विशेषताएं बताइए, और या फिर किसी भी कवि की काव्यगत विशेषताएं आती हैं तो चूंकि वो रीतिकाल के कवि हैं तो उनमें वो विशेषताएं आपको कम और ज्यादा मिलेंगी ही मिलेंगी। थोड़ा सा आप विवेक का प्रयोग करेंगे और ये रीतिकाल की ये जो विशेषताएं मैं बता रही हूँ उन्हीं विशेषताओं को आप किसी भी कवि की काव्यगत विशेषताओं में लिख सकते हैं। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आप अपनी जो काव्यगत विशेषता है उनको 2 भागों में बांट लीजिएगा, भावगत विशेषता और कलागत विशेषता। अब भावगत विशेषता में जो रीतिकाल के जो कवि हैं उनकी सबसे पहली विशेषता है कि उन्होंने आचार्यत्व का प्रदर्शन किया, ये उनकी प्रवृत्ति थी। ये जो कवि थे ज्यादातर इनमें आचार्य कवि मिलते हैं। इन्होंने रीति निपुणता और लक्षण ग्रंथों की रचना की। दूसरे, इनकी कविता में मौलिकता का और परित की भावना का बहुत अभाव मिलता है। श्रृंगार प्रियता, श्रृंगार रस की प्रधानता इनकी कविता में है। वीर रस का प्रभाव भी हमें बीच बीच में देखने को मिलता है। और इनकी कविताओं में जो उन्होंने प्रेम का निरूपण किया है वो पावन और पुनीत नहीं बल्कि एक भोग परक, एक श्रृंगारिक परक, जो भोग परक प्रेम है उसका हमें देखने को मिलता है। जैसा मैंने आपको बताया, इन कवियों ने ज्यादातर राज प्रशस्ति करी है, राजाओं की प्रशंसा की है, क्योंकि ये राजाओं के आश्रम में रहते थे तो उन राजाओं की प्रशंसा करने में अपनी कविताएं लिखी हैं।
ये चमत्कार प्रदर्शन में बहुत ध्यान ज्यादा जोर देते थे, मतलब कविता लिखते थे और ऐसा इनका उद्देश्य ये होता था कि कविता में ऐसा चमत्कार पैदा कर दे कि सुनने वाला उसको सुनकर एकदम आश्चर्यचकित हो जाए। और ये जो कवि थे वो बहुज्ञ थे, इनमें नॉलेज की कोई कमी नहीं थी। इन्होंने प्रकृति का जो वर्णन किया है उसमें ज्यादातर इन्होंने प्रकृति का उद्दीपनकारी वर्णन किया है, यानी कि भावनाओं को अधिक प्रेरित करने वाली जो प्रकृति मानी गई है। और इन्होंने भक्ति और वैराग्य की धारा भी इनकी कविता में हमको देखने को मिलती है। लेकिन जीवन के प्रति इनका जो दृष्टिकोण है वो काफी संकुचित है, और स्त्री के प्रति भी इनका जो दृष्टिकोण है वो बहुत ही एकांगी है। इन्होंने स्त्री को भोग की वस्तु माना है और सौंदर्य का इन्होंने मांसल प्रयोग किया है, बाह्य प्रयोग किया है। सूक्ष्म चित्रण इनके कविता में हमको सौंदर्य का नहीं मिलता। इस इनकी कलागत विशेषताओं में आप कहेंगे तो एक बात ध्यान रखिए, सभी कवियों ने ब्रज भाषा का साहित्यिक रूप प्रयोग लिया है। अलंकार प्रियता, हर कवि में अलंकार प्रियता है। एक एक इनकी कविताओं में 5-5, 6-6 अलंकार हमको देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही इनकी कविताओं में छंद वैविध्य देखने को मिलता है, छंदों की विविधता है। ज्यादातर वैसे सवैया और कवित्व ज्यादा लिखे गए, लेकिन छंदों का वैविध्य मिलता है, हर तरीके का छंद इनकी कविता में मिलता है। और साथ ही इन्होंने मुक्तक शैली का प्रयोग किया है, इन्होंने महाकाव्यात्मक शैली का प्रयोग नहीं किया है, प्रबंध शैली का प्रयोग ना करके मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। तो यदि ये विशेषताएं आपको याद हो जाती हैं और करके जाइएगा, तो रीतिकाल की विशेषताएं यदि पूछे तो भी आप इन विशेषताओं को आराम से लिख दीजिए। और यदि आपसे किसी भी कवि की काव्यगत विशेषता पूछ ली जाए, जो एक प्रश्न आएगा ही आएगा, देव की काव्यगत विशेषता पूछ ले, चाहे आलम की काव्यगत विशेषता पूछ ले, चाहे घनानंद की काव्यगत विशेषता पूछ ले, चाहे बिहारी की पूछ ले, किसी की भी एक की काव्यगत विशेषता पूछेंगे तो आपको ये पॉइंट उसमें काम आ जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, एक तो रीतिकाल की विशेषताएं याद कर जाइए, इसके अलावा आपको केशव जो कठिन काव्य के प्रेत, मैंने बताया ना आपको, कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? केशव को। और केशव की संवाद योजना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिए, कठिन काव्य के प्रेत केशव की संवाद योजना। दूसरा प्रश्न है बिहारी का गागर में सागर भरने वाला प्रश्न, है ना। तीसरा प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका जो घनानंद है, घनानंद के का वियोग वर्णन, ठीक है। चौथा प्रश्न आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सेनापति का ऋतु वर्णन, इसे याद कर जाना। और पांचवा प्रश्न जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है भूषण, कवि भूषण की कविता में ओज और वीर रस का निरूपण। तो ये 5 प्रश्न याद रखिए। कठिन काव्य के प्रेत केशव की संवाद योजना, दूसरा बिहारी का गागर में सागर भर देने वाला प्रश्न, तीसरा घनानंद की वियोग जो उनकी जो वियोग काव्य का वर्णन है वो, चौथा आपका सेनापति का ऋतु वर्णन, और पांचवा जो प्रश्न मैंने आपको बताया वो बताया मैंने आपको भूषण के कविता में ओज एवं वीर रस का निरूपण। ये 5 प्रश्न आप याद कर जाइए। आप देखेंगे आपके पेपर में आपको 100% से भी ज्यादा प्रश्न आते होंगे और आपको करने केवल 50 अंकों के प्रश्न, ठीक है। तो 5 प्रश्न ये तैयार कर जाइए, और मैंने इनसे संबंधित वीडियो डाले हुए हैं अपने चैनल पे, आप वहां इनके उत्तर भी देख सकते हैं। अब आते हैं अपन अपने सेकंड पेपर पे। सेकंड पेपर आपका है नाटक और एकांकी। आपकी 2 किताबें आपके कोर्स में हैं, एक है कोणार्क और एक है एकांकी सप्तक। कोणार्क पूरा एक नाटक है, जगदीश चंद्र माथुर का लिखा हुआ, बिल्कुल छोटा सा नाटक है, बहुत बड़ा नाटक नहीं है। मैं आपसे कहूंगी कि आप कोणार्क को कम से कम 1-2 बार पढ़ जाइए। मैंने आपको ये चैनल पे एक वीडियो डाला है, कोणार्क नाटक का पूरा सारांश कथा कहानी के रूप में मैंने आपको सुनाने की कोशिश की है। आप उस वीडियो को पूरी तरीके से देख जाइए। यदि आप उस वीडियो को पूरी तरीके से देख जाते हैं और सुन जाते हैं तो पूरे कोणार्क नाटक की जो कहानी है वो आपको समझ में आ जाती है। उसके बाद आपको यदि टाइम मिले तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप थोड़ी देर में उस नाटक को पढ़ सकते हैं। अब इस कोणार्क नाटक में से आपको केवल 4 प्रश्न करने हैं, और ये देखिए कि आप कोई एक किताब कर जाइए, चाहे तो कोणार्क कर जाइए, चाहे एकांकी सप्तक कर जाइए, आपके 50 नंबर के प्रश्न मिल जाएंगे, क्योंकि आपको 50 अंक के प्रश्न करने हैं। 50 नंबर की कोणार्क है और 50 नंबर का एकांकी सप्तक है, तो एक किताब आप पूरा पढ़ जाइए ना। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कोणार्क को पढ़ जाइए, बिल्कुल पतली सी किताब है और एक ही नाटक है, जिससे इधर उधर करने की भी जरूरत नहीं है। तो उसमें जो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, एक तो कोणार्क नाटक का उद्देश्य, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा, कोणार्क नाटक के उपन्यास के तत्वों के आधार पर समीक्षा,
और उपन्यास के तत्व कौन से हैं? उसमें कथानक भी आ जाएगा, उसमें पात्र चरित्र चित्रण भी आ जाएगा, उसमें भाषा शैली भी आ जाएगी, उसमें संवाद भी आ जाएंगे, संवादम कथोपकथन भी आ जाएगा, उसमें वातावरण और देश काल भी आ जाएगा, और उसमें आपका उद्देश्य भी आ जाएगा। तो उपन्यास के तत्वों के आधार पर उपन्यास के 6 तत्व माने गए जो मैंने अभी आपको गिना दिए। इन 6 तत्वों के आधार पर कोणार्क की समीक्षा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा, कोणार्क का उद्देश्य। तीसरा जो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कोणार्क में 2 व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है विषु और एक है धर्मपद। इन दोनों की चारित्रिक विशेषताएं है ना। और चौथा प्रश्न है वो ये है कि कोणार्क एक ऐतिहासिक नाटक है। मैंने आपको कहानी सुनाई है, आप उस कहानी को सुनिए, एक ऐतिहासिक नाटक है। तो आपसे कोणार्क की ऐतिहासिकता सिद्ध कीजिए, इस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कोणार्क में केवल आप 4 प्रश्न लर्न कर लीजिए। पहला कर लीजिए उपन्यास के तत्वों के आधार पर कोणार्क की समीक्षा। दूसरा कर लीजिए कोणार्क का उद्देश्य या मूल संवेदना, एक ही चीज है ना। तीसरा कर लीजिए विषु और धर्मपद की चारित्रिक विशेषताएं। और चौथा कर लीजिए कोणार्क नाटक की ऐतिहासिकता पर अपने विचार प्रकट कीजिए। और मैं पूरी कहानी सुनाई हुई है बेटा, आप वो कहानी सुन लेंगे, वो वीडियो देख लेंगे तो ये चारों प्रश्न बहुत आराम से कर पाएंगे। अब देखो, जो मैंने पहला प्रश्न आपको दिया है कि तत्व उपन्यास के तत्वों के आधार पर इसकी समीक्षा कीजिए, ये प्रश्न एक पंथ अनेक काज है। आपने कोणार्क के तत्वों की समीक्षा कर दी। अब आपके एक प्रश्न आ सकता है उपन्यास के तत्व बताइए, तो ये कि 6 के 6 तत्व लिख दीजिए। प्रश्न आ सकता है एकांकी के तत्व बताइए, एकांकी के भी यही तत्व है, कोई अलग तत्व नहीं है, यही तत्व है, यही कथानक, यही पात्र चरित्र चित्रण, यही कथोपकथन एवं संवाद, यही वातावरण और देश काल, यही भाषा शैली और यही उद्देश्य। बस उसमें संकलन त्रय और जोड़ दीजिए आप, ठीक है। एक अंकी में संकलन त्रय और जोड़ दीजिए। संकलन त्रय किसे कहते हैं उस पर भी मैंने आपको एक वीडियो अलग से बना के दे रखा है। एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आपका आ सकता है उपन्यास और एकांकी में अंतर, वो भी मैंने बता रखा है आपको कि जो उपन्यास है वो बड़े आकार का होता है और एकांकी एक अंक, नाम से मालूम पड़ रहा है एक ही अंक का होता है। तो इस तरीके से आप कुल मिला के सेकेंड पेपर के लिए कोणार्क को ढंग से पढ़ जाइए, कोणार्क के 4 प्रश्न ढंग से पढ़ जाइए। यदि इन 4 प्रश्नों को आप ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपके नीचे 2 टिप्पणियां आएंगी, एकांकी का तत्व पूछा जा सकता है, एकांकी और नाटक में अंतर पूछा जा सकता है। बस इतना कुछ आप लर्न कर जाइए बेटा, आपके पास बहुत ऑप्शन होंगे कि कौन से प्रश्न करें और कौन से प्रश्न छोड़ दें, क्योंकि करना तो आपको केवल मात्र 3 प्रश्न करने हैं 50 अंक के। और मैंने व्याख्या को तो छेड़ा ही नहीं है, मैंने केवल आपको प्रश्न बताए हैं। आप इन प्रश्नों को कर जाइए। मैं आपसे कह रही हूं बेटा, यदि ये प्रश्न आपने कर लिए ना तो आपका पूरा पेपर आता होगा और आप पेपर के सारे प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे और बहुत अच्छे अंकों से आप पास हो जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं, आपका पेपर बहुत अच्छा हो। यदि आपको कोई भी आपके कंफ्यूजन है या कुछ भी आपको मेरे से पूछना है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें। 6 तारीख को आपका पेपर है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, जिससे मैं आपके लिए ऐसी अच्छी सूचनाएं लाती रहूं, क्योंकि अभी तो सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर में भी पढ़ना है आपको। ओके, बाय बाय।